चैप्टर 16 बहुत अधिक जानकारी की चेतावनी। मैं सूर्योदय से बहुत पहले ही निकल गया। मैं सोफे के किनारे पर टिककर थोड़ी बेचैनी भरी नींद सो गया था। एडवर्ड ने मुझे जगाया जब बेला का चेहरा लाल हो गया था और उसने उसे वापस ठंडा करने के लिए मेरी जगह ले ली। मैंने खिंचाव किया और फैसला किया कि मैं कुछ काम करने के लिए पर्याप्त आराम कर चुका हूँ। धन्यवाद, एडवर्ड ने मेरी योजना देखकर धीरे से कहा। अगर रास्ता साफ है तो वे आज ही जाएंगे। टिलीट, आप जानते हैं, मुझे अपने पशुवत स्वरूप में वापस आकर अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहने से अकड़ गया था। मैंने अपने कदम बढ़ाए और अपनी अकड़न दूर करने की कोशिश की। सुप्रभात जेकब, लिया ने मुझे बधाई दी। अच्छा, तुम उठ गए। सेठ कितने समय से बाहर है? अभी बाहर नहीं निकला, सेठ ने नींद में सोचा। लगभग पहुंच गया। तुम्हें क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके पास एक और घंटा बचा है? जरूर, कोई समस्या नहीं। सेठ तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना फर हिलाने लगा। चलो गहरी दौड़ बनाते हैं, मैंने लिया को बताया। सेठ, परिधि ले लो। समझ गया। सेठ आराम से दौड़ने लगा। एक अन्य पिशाच संबंधी काम पर जाते हुए लिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, आपको उससे समस्या है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस उन प्यारे जोंकों को सहलाना बहुत पसंद है। अच्छा, चलो देखते हैं हम कितनी तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हूँ। लिया परिधि के सुदूर पश्चिमी किनारे पर थी। कलेंस के घर के करीब जाने के बजाय वह घेरे में ही रही और मुझसे मिलने के लिए दौड़ी। मैं सीधे पूर्व की ओर भागा, ये जानते हुए कि आगे बढ़ने के बावजूद वह आगे निकल जाएगी। यदि मैं एक सेकंड के लिए भी आराम से रहूं तो यह मुझे जल्द ही पीछे छोड़ देगा। नाक जमीन पर रखो, लिया। यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक टोही मिशन है। मैं दोनों काम कर सकता हूं और फिर भी तुम्हें मात दे सकता हूं। मैंने उसे वह दे दिया। पता है, वह हंसी। हमने पूर्वी पहाड़ों के बीच से एक घुमावदार रास्ता लिया। यह एक जाना पहचाना रास्ता था। जब 1 साल पहले पिशाच चले गए थे तब हम इन पहाड़ों पर दौड़े थे। यहाँ के लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए इसे अपने गश्ती मार्ग का हिस्सा बनाया था। फिर जब कुलेन वापस लौटे तो हमने लाइनें वापस खींच लीं। यह उनकी संधि भूमि थी। लेकिन अब सैम के लिए शायद इस तथ्य का कोई मतलब नहीं रह गया था। संधि खत्म हो चुकी थी। आज सवाल ये था कि वह अपनी सेना को कितनी कम दूरी तक फैलाने को तैयार था। क्या वह अपनी जमीन पर शिकार करने के लिए आवारा कलन की तलाश कर रहा था या नहीं? क्या जेरेड ने सच बोला था या हमारे बीच की खामोशी का फायदा उठाया था? हम पहाड़ों में और भी गहरे चले गए, लेकिन झुंड का कोई निशान नहीं मिला। हर जगह पिशाचों के फीके निशान थे, लेकिन अब खुशबू जानी पहचानी लग रही थी। मैं दिन भर उन्हें सांसों के जरिए महसूस करता रहा। मैंने एक खास रास्ते पर भारी, कुछ हद तक हाल ही में ध्यान केंद्रित किया। एडवर्ड को छोड़कर सभी यहाँ आते जाते थे। एडवर्ड द्वारा अपनी मरती हुई गर्भवती पत्नी को घर लाने के बाद शायद ये भूल गया होगा कि वहाँ इकट्ठा होने का कोई कारण था। मैंने अपने दांत पीस लिए। जो भी था, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। लिया ने खुद को मुझसे आगे नहीं बढ़ाया, हालांकि अब वह ऐसा कर सकती थी। मैं स्पीड प्रतियोगिता की तुलना में प्रत्येक नई खुशबू पर अधिक ध्यान दे रहा था। वह मेरे दाईं ओर रही, मेरे साथ दौड़ रही थी, मेरे खिलाफ दौड़ने के बजाय। उन्होंने टिप्पणी की, हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ, अगर सैम आवारा जानवरों का शिकार कर रहा था तो हमें अब तक उसका पता लगा लेना चाहिए था। ली ने सोचा कि अभी उसके लिए लापुश में बनकर में रहना ज्यादा समझदारी भरा है। उसे पता है कि हम खून चूसने वालों को 3 अतिरिक्त आंखें और पैर दे रहे हैं। वो उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर पाएगा। वास्तव में ये सिर्फ एक एहतियात था। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बहुमूल्य परजीवी अनावश्यक जोखिम उठाएं। नहीं, मैंने व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए सहमति जताई। तुम बहुत बदल गए हो, जेकब। 80 के दशक की बात करो। लिया, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी मैं हमेशा से जानती और प्यार करती थी। सच है, क्या अब मैं पॉल से कम परेशान करने वाला हूँ? आश्चर्यजनक रूप से, हाँ।
मधुर सफलता, बधाई। फिर हम चुपचाप भागे। शायद अब पीछे मुड़ने का समय आ गया था, लेकिन हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। इस तरह भागना अच्छा लगा। हम बहुत देर से एक ही छोटे से एट्रेल के घेरे को घूर रहे थे। अपनी मांसपेशियों को खींचना और ऊबड़-खाबड़ इलाके में जाना अच्छा लगा। हम बहुत जल्दी में नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद हमें वापस आते समय शिकार करना चाहिए। लिया बहुत सुंदर थी। भूखा। यम्मा यम्मा, उसने खट्टेपन से सोचा। मैंने उससे कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। भेड़िए इसी तरह खाते हैं। ये प्राकृतिक है। इसका स्वाद बढ़िया होता है। अगर तुम इसके बारे में मानवीय दृष्टिकोण से नहीं सोचते। जेकब, उत्साहवर्धक बातें भूल जाओ। मैं शिकार करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, मैंने आसानी से सहमति दे दी। अगर वो खुद के लिए चीजें कठिन बनाना चाहती थी तो यह मेरा काम नहीं था। कुछ मिनट तक उसने कुछ नहीं कहा। मैं वापस लौटने के बारे में सोचने लगा। धन्यवाद, लिया ने अचानक मुझसे बहुत अलग स्वर में कहा। के लिए। पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। मुझे रहने देने के लिए। मुझे रहने देने के लिए। तुम मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छे रहे हो, जेकब। कोई समस्या नहीं। दरअसल, मेरा मतलब यही है। मुझे आपके यहाँ होने से कोई परेशानी नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। उसने खर्राटे लिए, लेकिन यह एक चंचल आवाज थी। क्या शानदार प्रशंसा थी। इसे अपने सिर पर मत चढ़ने दो। ठीक है, अगर तुम इसे अपने पास नहीं जाने दोगे। वह एक सेकंड के लिए रुकी। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे अल्फा बन सकते हो। सैम की तरह नहीं, बल्कि अपने तरीके से। तुम अनुसरण करने लायक हो, जेकब। आश्चर्य से मेरा दिमाग खाली हो गया। जवाब देने के लिए मुझे खुद को संभालने में एक सेकंड का समय लगा। धन्यवाद। हालांकि, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं इसे अपने सिर पर चढ़ने से रोक पाऊंगा। ये कहाँ से आया? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, और मैंने उसके विचारों की शब्दहीन दिशा का अनुसरण किया। वह भविष्य के बारे में सोच रही थी, उस बारे में जो मैंने उस सुबह जैरेड से कहा था। इस बारे में कि कैसे समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं जंगल में वापस चला जाऊंगा। इस बारे में कि कैसे मैंने वादा किया था कि जब कलेम्स चले जाएंगे तो वह और सेठ पैक में वापस आ जाएंगे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, उसने मुझसे कहा। झटका मेरे पैरों में लगा, मेरे जोड़ों में अकड़न पैदा कर दी। वह मेरे आगे निकल गई और फिर ब्रेक लगा दिए। धीरे धीरे, वह वापस उस जगह पर चली गई जहां मैं जम गया था। कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमूंगा। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ तभी रहना होगा जब हम दोनों भेड़िए बन जाएंगे। वह मेरे आगे पीछे घूमी, अपनी लंबी भूरी पूंछ को घबराहट से हिलाते हुए। और जैसा कि मैं जल्द से जल्द इसे छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। शायद ऐसा इतनी बार नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं अब आपके समूह का हिस्सा बनकर पिछले कई वर्षों से अधिक खुश हूँ। मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, सेठ ने चुपचाप सोचा। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वो परिधि पर दौड़ते समय हम पर बहुत ध्यान दे रहा था। इस पैक की तरह। अरे, अब, सेठ, यह अब ज्यादा दिनों तक एक समूह नहीं रहेगा। मैंने अपने विचारों को एक साथ रखने की कोशिश की ताकि वे उसे मना सकें। अब हमारे पास एक उद्देश्य है, लेकिन जब उसके बाद मैं बस भेड़िया बन जाऊंगा। सेठ, तुम्हें एक उद्देश्य की जरूरत है। तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास हमेशा एक धर्मयुद्ध होता है। और अब तुम लापुश को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम हाई स्कूल से स्नातक होने जा रहे हो और अपने जीवन में कुछ करने जा रहे हो। तुम सू की देखभाल करने जा रहे हो। मेरे मुद्दे आपके भविष्य को खराब नहीं करेंगे। लेकिन, याकूब सही है, लिया ने समर्थन किया। क्या आप मुझसे सहमत हैं? बेशक, लेकिन इनमें से कुछ भी मुझ पर लागू नहीं होता। मैं वैसे भी बाहर जाने वाला था। मैं लापुश से दूर कहीं नौकरी कर लूंगा। शायद किसी सामुदायिक कॉलेज में कुछ कोर्स कर लूं। अपने गुस्से की समस्या पर काम करने के लिए योग और ध्यान करना शुरू कर दूंगा।
और अपनी मानसिक सेहत के लिए इस समूह का हिस्सा बना रहूंगा। जेकब, आप समझ सकते हैं कि यह कैसे समझ में आता है न? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, हर कोई खुश है। मैं पीछे मुड़ा और धीरे धीरे पश्चिम की ओर चलने लगा। ये थोड़ा ज्यादा है, लिया। मुझे इस बारे में सोचने दो। ठीक है, जरूर, पर्याप्त समय लो। हमें वापस भागने में ज्यादा समय लगा। मैं तेजी से दौड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस इतना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी पेड़ से सिर के बल न टकरा जाऊं। सेठ मेरे सिर के पीछे थोड़ा बहुत बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं उसे अनदेखा करने में सक्षम था। वह जानता था कि मैं सही था। वह अपनी मां को नहीं छोड़ने वाला था। वह लापुश वापस जाएगा और जनजाति की रक्षा करेगा जैसा कि उसे करना चाहिए। लेकिन मैं लिया को ऐसा करते हुए नहीं देख सकता था, और यह बिल्कुल डरावना था। हम दोनों का एक समूह। भौतिक दूरी चाहे जितनी भी हो, मैं उस स्थिति की अंतरंगता की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने वास्तव में इस बारे में सोचा था, या वह बस आज़ाद रहने के लिए बेताब थी। लिया ने कुछ नहीं कहा, जबकि मैं इस पर विचार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम दोनों ही होते तो ये कितना आसान होता। हम काले पूंछ वाले हिरणों के झुंड में भाग गए, ठीक उसी समय जब सूरज उग रहा था, हमारे पीछे बादलों को थोड़ा सा रोशन कर रहा था। लिया ने अंदर ही अंदर आह भरी, लेकिन संकोच नहीं किया। उस झपट्टा साफ और कुशल था, सुंदर भी। उसने सबसे बड़े हिरण को मार गिराया, इससे पहले कि चौंका हुआ जानवर खतरे को पूरी तरह समझ पाता। पीछे न रह जाने के लिए मैंने अगले सबसे बड़े हिरण पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन को अपने जबड़ों के बीच में जल्दी से दबा लिया, ताकि उसे अनावश्यक दर्द न हो। मैं लिया की घृणा को उसकी भूख के साथ युद्ध करते हुए महसूस कर सकता था, और मैंने अपने अंदर के भेड़िए को अपने सिर पर हावी होने देकर उसके लिए इसे आसान बनाने की कोशिश की। मैं काफी समय से पूरी तरह भेड़िए की तरह रह रहा था, इसलिए मैं पूरी तरह से जानवर बनना जानता था, उसकी तरह देखना और उसके हिसाब से सोचना। मैंने व्यवहारिक प्रवृत्ति को हावी होने दिया, जिससे उसे भी ऐसा महसूस हुआ। वो एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने दिमाग से मेरी तरफ देखने की कोशिश करने लगी। ये बहुत अजीब लगा। हमारे दिमाग पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि हम दोनों एक साथ सोचने की कोशिश कर रहे थे। अजीब बात है, लेकिन इससे उसे मदद मिली। उसके दांतों ने उसके शिकार के कंधे के फर और त्वचा को काट दिया, जिससे मांस का एक मोटा टुकड़ा फट गया। अपने मानवीय विचारों की तरह दूर भागने के बजाय उसने अपने भेड़िए स्व को सहज रूप से प्रतिक्रिया करने दिया। यह एक तरह की सुन्न करने वाली बात थी, एक विचारहीन बात। इसने उसे शांति से खाने दिया। मेरे लिए भी ऐसा करना आसान था, और मुझे खुशी थी कि मैं इसे भूला नहीं था। जल्द ही यह मेरी जिंदगी फिर से होगी। क्या लिया उस जीवन का हिस्सा बनने जा रही थी? एक हफ्ते पहले मुझे यह विचार भयावह लगता। मैं ऐसा नहीं करता। मैं इसे बर्दाश्त करने में सक्षम थी, लेकिन अब मैं उसे बेहतर तरीके से जानती थी, और लगातार दर्द से राहत मिलने के बाद वह वही भेड़िया नहीं थी, वही लड़की नहीं थी। हम दोनों ने तब तक साथ साथ खाना खाया जब तक कि हमारा पेट नहीं भर गया। धन्यवाद, उसने मुझे बाद में बताया जब वो गीली घास पर अपना थूथन और पंजे साफ कर रही थी। मैंने परेशान नहीं किया, अभी बूंदाबांदी शुरू हुई थी और हमें तैरना था। वापस आते समय फिर से नदी में उतरा। मैं काफी साफ हो जाऊंगा। यह इतना बुरा नहीं था, तुम्हारे तरीके से सोच रहा था। आपका स्वागत है। जब हम परिधि पर पहुंचे तो सेठ घिसट रहा था। मैंने उससे कहा कि वह थोड़ा सो जाए, ली और मैं गश्ती की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। कुछ ही सेकंड बाद सेठ बेहोश हो गया। तुम वापस खून चूसने वालों के पास चले गए? लिया ने पूछा। शायद। आपके लिए वहां रहना मुश्किल है, लेकिन दूर रहना भी मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कैसा लगता है। तुम्हें पता है, लिया, तुम्हें भविष्य के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो। मेरा दिमाग धरती पर सबसे खुशनुमा जगह नहीं होने वाला है।
और तुम्हें भी मेरे साथ ही दुख भोगना होगा। उसने सोचा कि मुझे क्या जवाब देना है। वाह, ये बुरा लगेगा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अपने दर्द से निपटना मेरे दर्द का सामना करने से ज्यादा आसान होगा। काफी उचित। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए बुरा होगा, जेकब। मैं इसे शायद तुम्हारी सोच से बेहतर समझता हूँ। मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी सैम है। वह सब कुछ है जो तुम चाहते हो और वह सब कुछ जो तुम नहीं पा सकते। मैं जवाब नहीं दे सका। जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए और भी बुरा है। कम से कम सैम खुश है। कम से कम वह जीवित और स्वस्थ है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे वह मिले जो उसके लिए सबसे अच्छा है। उसने आह भरी। मैं बस ये सब देखने के लिए रुकना नहीं चाहती। क्या हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए इसे और बुरा नहीं बनाऊंगा। अरे, शायद मैं मदद भी करूँ। मैं एक दयाहीन कर्कश के रूप में पैदा नहीं हुआ था। मैं एक तरह से अच्छा हुआ करता था, तुम्हें पता है। मेरी याददाश्त इतनी पुरानी नहीं है। हम दोनों एक बार हंसे। मुझे इस बात का अफसोस है, जेकब। मुझे दुख है कि तुम दर्द में हो। मुझे दुख है कि यह और भी बदतर होता जा रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। धन्यवाद, लिया। वो उन चीज़ों के बारे में सोचती रही जो बदतर थीं, मेरे दिमाग में काली तस्वीरें, जबकि मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। वो उन्हें कुछ दूरी, कुछ परिप्रेक्ष्य के साथ देखने में सक्षम थी, और मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि यह मददगार था। मैं कल्पना कर सकता था कि शायद मैं भी कुछ सालों में इसे उस तरह से देख पाऊंगा। उसने रोजमर्रा की परेशानियों का मज़ेदार पहलू देखा जो पिशाचों के इर्द गिर्द घूमने से आती थी। उसे मेरा रोज़ली पर गुस्सा करना पसंद था। वह अंदर ही अंदर हंसती थी और यहाँ तक कि अपने मन में कुछ सुनहरे बालों वाले चुटकुले भी सोचती थी कि शायद मैं ऐसा कर पाऊँ काम करने के लिए। लेकिन फिर उसके विचार गंभीर हो गए। रोसेली के चेहरे पर इस तरह से घूमने लगे कि मैं उलझन में पड़ गया। तुम्हें पता है क्या पागलपन है? उसने पूछा। खैर, इस समय लगभग हर चीज़ पागल है। लेकिन आपका क्या मतलब है? वह गोरा पिशाच जिससे आप इतनी नफरत करते हैं, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह समझते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो एक ऐसा मजाक कर रही है जो बहुत ही घटिया है। और फिर, जब मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर थी, तो मेरे अंदर जो गुस्सा था उसे नियंत्रित करना मुश्किल था। यह अच्छी बात थी कि हम अपनी निगरानी चलाने के लिए अलग अलग जगह पर थे। अगर वह थोड़ी दूरी पर होती। रुको, मुझे समझाओ, मैं यह नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, रुको, उसने विनती की, जबकि मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि मैं पीछे हट सकूं। चलो, जैक, लिया, ये वास्तव में मुझे ये समझाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है कि मैं भविष्य में आपके साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। क्या अतिशयोक्ति है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वह अचानक पहले वाली दर्द से कठोर लिया बन गई। मैं एक आनुवंशिक मृतंत की बात कर रहा हूँ, जेकब। उसके शब्दों की तीखी धार ने मुझे असमंजस में डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा गुस्सा इस कदर हावी हो जाएगा। मैं नहीं समझता, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप बाकी लोगों की तरह नहीं होते। अगर मेरी महिला एसएफयूटी, उसने कठोर, व्यंग्यात्मक लहजे में शब्दों को सोचा, तो आप किसी भी बेवकूफ़ पुरुष की तरह छिपने के लिए भागने पर मजबूर नहीं हुए, ताकि आप वास्तव में ध्यान दे सके कि इसका क्या मतलब है। ओह, हाँ, तो हम में से कोई भी उसके साथ इस बारे में सोचना पसंद नहीं करता। कौन करेगा? बेशक मुझे लिया की घबराहट याद है जब वह पैक में शामिल होने के बाद पहले महीने में थी, और मुझे याद है कि मैं भी बाकी सभी की तरह इससे दूर भागती थी, क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती थी जब तक कि कुछ बहुत ही अजीब धार्मिक बेदाग बकवास न हो। सैम के बाद से वह किसी के साथ नहीं थी। और फिर, जब सप्ताह बीत गए और कुछ भी नहीं में बदल गया, तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब सामान्य पैटर्न का पालन नहीं कर रहा था। डरावनी बात यह है कि अब वह क्या थी?
क्या उसका शरीर इसलिए बदल गया था क्योंकि वह एक वेयरवुल्फ बन गई थी, या वह इसलिए वेयरवुल्फ बन गई थी क्योंकि उसका शरीर गलत था? हमेशा के इतिहास में एकमात्र महिला वेयरवुल्फ। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उतनी महिला नहीं थी जितनी उसे होना चाहिए था? हम में से कोई भी उस टूटने से निपटना नहीं चाहता था। जाहिर है, ऐसा नहीं था कि हम सहानुभूति रख सकें। तुम्हें पता है सैम क्यों सोचता है कि हम छाप छोड़ते हैं? उसने सोचा, अब शांत होकर। जरूर, लाइन पर चलते रहना। सही है। नए छोटे वेयरवुल्फ का एक समूह बनाने के लिए प्रजाति का अस्तित्व, आनुवंशिक ओवरराइड। आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो आपको भेड़िया जीन को पारित करने का सबसे अच्छा मौका देता है। मैं उसके ये बताने का इंतजार कर रहा था कि वह इस मामले में कहाँ है। यदि मैं इसमें कुछ भी अच्छा होता तो सैम मेरी ओर आकर्षित होता। उसका दर्द इतना अधिक था कि मैं उसके दबाव में आकर रुक गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। जाहिर है, मेरे पास जीन को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है, भले ही मेरे पास शानदार रक्तरेखाएं हों। इसलिए मैं एक सनकी बन गया हूँ। लड़की भेड़िया किसी और काम का नहीं। मैं एक आनुवंशिक मृतंत हूँ और हम दोनों ये जानते हैं। हम नहीं करते, मैंने उससे तर्क किया। ये सिर्फ सैम का सिद्धांत है। छाप होती है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। बिली को लगता है कि यह कुछ और है। मुझे पता है, मुझे पता है। उसे लगता है कि तुम मजबूत भेड़ियों को बनाने के लिए छाप छोड़ रहे हो। क्योंकि तुम और सैम इतने विशालकाय राक्षस हैं, हमारे पिताओं से भी बड़े। लेकिन किसी भी तरह से, मैं अभी भी उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं टोपोपॉजल हूँ। मैं 20 साल की हूँ और मैं रजोनिवृत्त हूँ। उफ, इसो ये बातचीत नहीं करना चाहता था। तुम्हें यह नहीं पता, लिया। शायद ये समय में जमी हुई बात है। जब तुम अपना भेड़ियापन छोड़ दोगे और फिर से बूढ़े होने लगोगे, तो मुझे यकीन है कि चीजें वापस ठीक हो जाएंगी। शायद ऐसा लगता है कि सिवाय इसके कि कोई भी मुझ पर छाप नहीं छोड़ रहा है, मेरे प्रभावशाली वंश के बावजूद। तुम्हें पता है, उसने सोच समझकर कहा, अगर तुम आसपास नहीं होते, तो सेठ के पास शायद अपने खून के जरिए अल्फा होने का सबसे अच्छा दावा होता, कम से कम। बेशक, कोई भी मुझे कभी नहीं मानेगा। क्या तुम वाकई छाप छोड़ना चाहती हो, या छाप पाना चाहती हो, या जो भी हो? मैंने पूछा। बाहर जाकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्यार में पड़ने में क्या बुराई है, लिया? छाप छोड़ना बस आपकी पसंद को आपसे छीनने का एक और तरीका है। सैम, जेरेड, पॉल, क्विट, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनमें से किसी का भी अपना कोई मन नहीं है। आप छापना नहीं चाहते, नरक नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही उससे प्यार करते हैं। अगर आप उस पर छाप छोड़ दे तो ये भावना दूर हो जाएगी। आपको अब उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप सैम के प्रति अपनी भावनाओं को भूलना चाहते हैं? वो एक क्षण तक सोचती रही। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैंने आह भरी। वो मुझसे ज्यादा स्वस्थ थी। लेकिन वापस अपने मूल मुद्दे पर, जेकब। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी गोरी पिशाच इतनी ठंडी क्यों है, लाक्षणिक अर्थ में। वो केंद्रित है। उसकी नज़र पुरस्कार पर है न? क्योंकि तुम हमेशा वही चाहते हो जो तुम कभी नहीं पा सकते। क्या तुम रोजली की तरह काम करोगे? तुम किसी की हत्या कर दोगे क्योंकि वो यही कर रही है, ये सुनिश्चित करना कि बेला की मौत में कोई हस्तक्षेप न करे। तुम बच्चा पैदा करने के लिए ऐसा करोगे। तुम कब से ब्रीडर हो? मैं बस वही विकल्प चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है, जेकब। शायद, अगर मुझमें कुछ भी गलत नहीं होता, तो मैं कभी इस बारे में नहीं सोचता। तुम इसके लिए जान दे दोगे? मैंने पूछा, उसे मेरे सवाल से बचने का मौका नहीं दिया। वह ऐसा नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वह परोक्ष रूप से जी रही है। और अगर बेला ने मुझसे उसकी मदद करने के लिए कहा, वह रुकी, विचार करते हुए। भले ही मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन मैं भी शायद उस खून चूसने वाले की तरह ही करूंगी। मेरे दांतों के बीच से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि अगर इसे उलट दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि बेला मेरे लिए ऐसा करे। और रोसेली भी यही चाहती है।
हम दोनों इसे उसके तरीके से करेंगे। उफ, तुम भी उनके जैसे ही बुरे हो। ये जानना मज़ेदार बात है कि आप किसी चीज़ को पा नहीं सकते। यह आपको हताश कर देता है। और यही मेरी सीमा है। ये बातचीत यहीं खत्म होती है। अच्छा, ये काफ़ी नहीं था कि वह रुकने के लिए राजी हो गई। मैं उससे भी ज़्यादा सख्त समाप्ति चाहता था। मैं उस जगह से सिर्फ 1 मील दूर था जहां मैंने अपने कपड़े छोड़े थे, इसलिए मैं वापस इंसान बन गया और चलने लगा। मैंने हमारी बातचीत के बारे में नहीं सोचा, इसलिए नहीं कि सोचने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इसे उस तरह से नहीं देखूंगा, लेकिन जब लिया ने मेरे दिमाग में सीधे विचार और भावनाएं डाल दी, तो ऐसा करने से रोकना मुश्किल था। हाँ, जब ये खत्म हुआ तो मैं उसके साथ नहीं भाग रहा था। वल्ला पुश में दुखी हो सकती थी। मेरे जाने से पहले एक छोटा सा अल्फा आदेश किसी को भी मारने वाला नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत सुबह हो चुकी थी। बेला शायद अभी भी सो रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपना सिर अंदर डालूंगा, देखूंगा कि क्या हो रहा है, उन्हें शिकार पर जाने की हरी झंडी दूंगा और फिर घास का एक टुकड़ा ढूंढूंगा जो इतना मुलायम हो कि उस पर इंसान के रूप में सोया जा सके। जब तक लिया सो नहीं जाती, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन घर के अंदर बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाहट हो रही थी, इसलिए शायद बेला सो नहीं रही थी। और फिर मैंने ऊपर से फिर से मशीनरी की आवाज सुनी, एक्स-रे। बढ़िया, ऐसा लग रहा था कि उल्टी गिनती का चौथा दिन धमाके के साथ शुरू हो रहा था। इससे पहले कि मैं अंदर जा पाता, एलिस ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। उसने सिर हिलाया, अरे भेड़िया, अरे छोटू, ऊपर क्या हो रहा है? बड़ा कमरा खाली था, सारी बड़बड़ाहटें दूसरी मंजिल पर थीं। उसने अपने नुकीले छोटे कंधों को हिलाया। शायद एक और ब्रेक। उसने सहजता से ये शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी आंखों के पीछे की आग देख सकता था। एडवर्ड और मैं ही नहीं थे जो इस बात से जल रहे थे। एलिस भी बेला से प्यार करती थी। एक और पसलियां? मैंने भारी स्वर में पूछा। नहीं, इस बार श्रोणी। अजीब बात है कि यह मुझे बार बार परेशान कर रहा था, जैसे हर नई चीज़ मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैं आश्चर्यचकित होना कब बंद करने वाला था। हर नई आपदा पीछे देखने पर स्पष्ट सी लगती थी। एलिस मेरे हाथों को घूर रही थी और उन्हें कांपते हुए देख रही थी। तभी हम ऊपर से रोसेली की आवाज़ सुन रहे थे। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने कोई दरार नहीं सुनी। तुम्हें अपने कानों की जांच करवानी चाहिए, एडवर्ड। कोई जवाब नहीं था। एलिस ने मुंह बनाया। मुझे लगता है कि एडवर्ड रोज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देगा। मुझे आश्चर्य है कि वह ये नहीं देख पा रही है, या शायद वह सोचती है कि एम्मेट उसे रोक पाएगा। मैं एम्मेट को ले जाऊंगा, मैंने कहा। आप एडवर्ड को चीरने वाले भाग में मदद कर सकते हैं। एलिस ने आधी मुस्कुराहट दी। तभी जुलूस सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस बार एडवर्ड के पास बेला थी। वो अपने खून के प्याले को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी और उसका चेहरा सफ़ेद था। मैं देख सकता था कि हालांकि वह उसे धक्का देने से बचने के लिए अपने शरीर की हर छोटी हरकत को संतुलित कर रहा था, लेकिन वह दर्द में थी। जैक, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और वह दर्द के बावजूद मुस्कुराई। मैं कुछ न बोलते हुए उसकी ओर देखता रहा। एडवर्ड ने बेला को ध्यान से उसके सोफे पर बिठाया और उसके सिरहाने फर्श पर बैठ गया। मुझे थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसे ऊपर क्यों नहीं छोड़ा, और फिर तुरंत फैसला किया कि यह बेला का ही विचार होगा। वो सब कुछ सामान्य मानकर चलना चाहती थी, अस्पताल के माहौल से बचना चाहती थी, और वह उसका मजाक उड़ा रहा था। स्वाभाविक रूप से कार्लिसर धीरे धीरे नीचे उतरा, आखिरी वाला। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। इससे वह एक बार डॉक्टर बनने के लिए काफी बुरा लग रहा था। कार्लिसल, मैंने कहा, हम सिएटल तक आधे रास्ते तक चले गए। अब वहाँ कोई निशान नहीं है। आप जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद, जेकब। ये सही समय है। हमें बहुत कुछ चाहिए। उसकी काली आंखें उस कप पर टिक गईं जिसे बेला ने बहुत कसकर पकड़ रखा था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि 3 से अधिक लेना सुरक्षित है।
मुझे पूरा विश्वास है कि सैम ला पुश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार्लिसले ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरी सलाह को कितनी तत्परता से माना। अगर तुम ऐसा सोचते हो, एलिस, एस्मे, जेस्पर और मैं जाएंगे। फिर एलिस एमेट और रोज़ा को ले जा सकती है। कोई मौका नहीं, रोसेली ने फुसफुसाते हुए कहा। एमेट अब तुम्हारे साथ जा सकता है। तुम्हें शिकार करना चाहिए, कार्लिसले ने कोमल स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में नरमी नहीं आई। जब वह शिकार करेगा, तब मैं भी शिकार करूंगी। उसने गुर्राते हुए अपना सिर एडवर्ड की ओर हिलाया और फिर अपने बालों को पीछे की ओर झटक दिया। कार्लिसले ने आह भरी। जेस्पर और एम्मेट एक झटके में सीढ़ियों से नीचे उतर गए और एलिस भी उसी पल कांच के पिछले दरवाजे से उनके पास आ गई। एस्मे एलिस के पास पहुंच गई। कार्लिसले ने अपना हाथ मेरी बांह पर रखा। बर्फीले स्पर्श से मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने खुद को पीछे नहीं हटाया। मैं स्थिर रही, आधी हैरानी में और आधी इसलिए कि मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। धन्यवाद, उसने फिर कहा, और फिर वह बाकी 4 लोगों के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरी नज़रें उनका पीछा करती रहीं, जब वे लॉन में उड़ते हुए आगे बढ़े और फिर एक और सांस लेने से पहले ही गायब हो गए। उनकी ज़रूरतें मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा ज़रूरी रही होंगी। 1 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है और मुझे पता था कि वह कौन होगा। मैं कुछ देर के लिए बाहर निकलने और कुछ देर सोने की योजना बना रहा था, लेकिन रोज़ली की सुबह खराब करने का मौका छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं रोसेली की बगल वाली कुर्सी पर चला गया और बैठ गया, इस तरह से फैल गया कि मेरा पैर बेला की ओर झुका हुआ था और मेरा बायां पैर रोज़ली के चेहरे के पास था। उई, किसी ने कुत्ते को बाहर निकाल दिया, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुमने ये सुना है, साइको? एक गोरे व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाएं कैसे मरती हैं? वो कुछ नहीं बोली। अच्छा, मैंने पूछा, क्या तुम्हें पंच लाइन पता है या नहीं? उसने ध्यान से टी.वी. की ओर देखा और मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या उसने ये सुना है? मैंने एडवर्ड से पूछा। उसके तनाव भरे चेहरे पर कोई हास्य नहीं था। उसने बेला से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। लेकिन उसने कहा, नहीं। बहुत बढ़िया, तो आप इसका आनंद लेंगे। रक्त चूसने वाले एक गोरे की मस्तिष्क कोशिकाएं अकेले मर जाती हैं। रोसेली ने फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने तुमसे 100 गुना ज्यादा लोगों को मारा है, तुम घिनौने जानवर हो। यह मत भूलना, एक दिन, ब्यूटी क्वीन, तुम मुझे धमकाते धमकाते थक जाओगी। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। बस, जेकब, बेला ने कहा। मैंने नीचे देखा, वह मुझ पर क्रोधित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल का अच्छा मूड बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। खैर, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं उड़ जाऊं? मैंने कहा, इससे पहले कि मैं उम्मीद कर पाता या डरता कि वो आखिरकार मुझसे थक गई है, उसने पलकें झपकाईं और उसका गुस्सा गायब हो गया। वो पूरी तरह से हैरान थी कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आह भरी, और मैंने एडवर्ड को भी बहुत धीरे से आह भरते हुए सुना। मुझे पता था कि वह भी चाहता था कि वो मुझसे दूर हो जाए। ये बहुत बुरा था कि वो कभी भी उससे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता जिससे वह खुश न हो। आप थके हुए लग रहे हैं, बेला ने टिप्पणी की। बेहद खराब, मैंने स्वीकार किया। मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ, रोज़ली ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि बेला सुन न सकी। मैं कुर्सी पर और भी गहराई से बैठ गया, आराम से। मेरा नंगा पैर रोज़ली के करीब लटक गया और वह अकड़ गई। कुछ मिनटों के बाद बेला ने रोज़ली से फिर से भरने के लिए कहा। मैंने हवा महसूस की, क्योंकि रोज़ली ऊपर की ओर उड़ रही थी ताकि उसे थोड़ा और खून मिल सके। वहाँ बहुत शांति थी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर के लिए झपकी ले लूं। और फिर एडवर्ड ने हैरान स्वर में कहा, क्या तुमने कुछ कहा? अजीब बात है, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा था, और क्योंकि एडवर्ड की सुनने की शक्ति मेरी तरह ही अच्छी थी, और उसे यह पता होना चाहिए था। वह बेला को घूर रहा था और वह भी उसे घूर रही थी। वे दोनों ही उलझन में दिख रहे थे। उसने 1 सेकंड बाद पूछा,
मैंने कुछ नहीं कहा। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसके ऊपर झुक गया। उसका चेहरा अचानक एक अलग तरह से तनावपूर्ण हो गया। उसकी काली आंखें उसके चेहरे पर केंद्रित थीं। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? वो उसे घूरती रही। कुछ नहीं। क्या हो रहा है? 1 मिनट पहले तुम क्या सोच रहे थे? उसने पूछा। बस एस्मे का द्वीप और पंख। मुझे तो ये बात बिल्कुल बकवास लगी, लेकिन फिर वह शर्मा गई और मैंने सोचा कि मेरे लिए न जानना ही बेहतर है। कुछ और कहो, वो फुसफुसाया। टिके क्या, एडवर्ड, क्या हो रहा है? उसका चेहरा फिर से बदल गया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने अपने पीछे एक सांस सुनी और मुझे पता चला कि रोज़ली वापस आ गई है और वह भी मेरी तरह ही हैरान थी। एडवर्ड ने बहुत हल्के से अपने दोनों हाथ उसके विशाल गोल पेट पर रख दिए। उसने निगल लिया। यह बच्चे को आपकी आवाज़ पसंद है। एक क्षण के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मैं अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपका सकता था। फिर, हे भगवान, तुम उसे सुन सकते हो, बेला चिल्लाई। अगले ही पल, वह सिहर उठी। एडवर्ड का हाथ उसके पेट के ऊपरी हिस्से पर चला गया और उस स्थान को धीरे से रगड़ा जहां उसने उसे लात मारी होगी। शश, वो बुदबुदाया। तुमने उसे चौंका दिया। उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। उसने अपने पेट के किनारे थपथपाया। सॉरी, बेबी। एडवर्ड ध्यान से सुन रहा था, उसका सिर उभार की ओर झुका हुआ था। अब वो क्या सोच रहा है? उसने उत्सुकता से पूछा। यह वह या वह है? वह रुका और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें भी उसी तरह के विस्मय से भरी थीं, केवल उसकी आंखें अधिक सावधान और अनिच्छुक थीं। वो खुश है, एडवर्ड ने अविश्वसनीय आवाज में कहा। उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखों में कट्टर चमक को न देखना असंभव था। आराधना और भक्ति। बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से बह निकले और चुपचाप उसके चेहरे और मुस्कुराते हुए होठों पर बह गए। जब वो उसे घूर रहा था, तो उसके चेहरे पर डर, गुस्सा, जलन या कोई और भाव नहीं था जो उसके लौटने के बाद से था। वो उसके साथ अचंभित था। बेशक तुम खुश हो, प्यारी बच्ची, बेशक तुम खुश हो, उसने धीरे से कहा, अपना पेट सहलाते हुए जबकि आंसू उसके गालों को धो रहे थे। तुम कैसे नहीं हो सकती, सब सुरक्षित और गर्म और प्यार से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, छोटी ईजे, बेशक तुम खुश हो। तुमने उसे क्या कहा? एडवर्ड ने उत्सुकता से पूछा। वो फिर से शर्मा गई। मैंने उसका नाम कुछ इस तरह रखा था। मुझे नहीं लगा कि तुम चाहोगी। खैर, तुम जानती हो। नहीं, आपके पिता का नाम भी एडवर्ड था। हाँ, ये था। क्या? वह रुका और फिर बोला, हम। क्या? उसे मेरी आवाज़ भी पसंद है। बेशक, वो करता है। अब उसकी आवाज़ लगभग गर्व से भरी हुई थी। तुम्हारी आवाज़ ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। कौन इसे पसंद नहीं करेगा? क्या आपके पास कोई बैकअप योजना है? रोसेली ने तब सोफे की पीठ पर झुकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर बेला की तरह ही आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव था। क्या होगा अगर वह एक औरत है? बेला ने अपनी गीली आंखों के नीचे हाथ के पिछले हिस्से को पोंछा। मैंने कुछ चीज़ों को इधर उधर लात मारी। रेनी और के साथ खेलना। एस्मे, मैं सोच रहा था। रूनेज़मयी, आध्यात्मिक, रे-इने-समी-ई। बहुत अजीब। नहीं, मुझे ये पसंद है, रोज़ली ने उसे आश्वस्त किया। उनके सिर एक दूसरे के करीब थे, सोने और महोगनी के। ये सुंदर है और अपनी तरह का एक, इसलिए यह फिट बैठता है। मैं अब भी सोचता हूँ कि वह एडवर्ड है। एडवर्ड अंतरिक्ष में घूर रहा था, उसका चेहरा सुनकर भावशून्य हो गया था। क्या? बेला ने पूछा, उसका चेहरा चमक रहा था। अब वो क्या सोच रहा है? पहले तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर हम सभी को चौंकाते हुए 3 अलग अलग सांसों के साथ उसने अपना कान कोमलता से उसके पेट से लगा दिया। वो तुमसे प्यार करता है, एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। वह चकित लग रहा था। वो तुमसे बिल्कुल प्यार करता है। उस पल मुझे पता चला कि मैं अकेली थी। बिल्कुल अकेली। मैं खुद को लात मारना चाहता था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस घिनौने पिशाच पर कितना भरोसा कर रहा था।
ये कितनी बेवकूफ़ी है कि आप कभी भी एक जोंक पर भरोसा कर सकते हैं। बेशक वह अंत में मुझे धोखा देगा। मैंने उस पर भरोसा किया था कि वो मेरे पक्ष में रहेगा। मैंने उस पर भरोसा किया था कि वो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेलेगा। और सबसे बढ़कर मैंने उस पर भरोसा किया था कि वो बेला को मारने वाली उस घिनौनी चीज़ से मुझसे ज़्यादा नफ़रत करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया था। फिर भी अब वे एक साथ थे। वे दोनों एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी आंखों में चमक के साथ उस उभरते हुए अदृश्य राक्षस के ऊपर झुके हुए थे। और मैं अपनी नफ़रत और दर्द के साथ बिल्कुल अकेला था, जो इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे प्रताड़ित किया जा रहा हो, जैसे मुझे रेजर ब्लेड के बिस्तर पर धीरे धीरे घसीटा जा रहा हो। दर्द इतना भयानक था कि आप इससे बचने के लिए मौत को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेंगे। गर्मी से मेरी जमी हुई मांसपेशियां खुल गईं और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उन तीनों के सिर अचानक ऊपर उठ गए और मैंने एडवर्ड के चेहरे पर अपनी पीड़ा को देखा जब वह फिर से मेरे सिर में घुस आया। आह! वह घुट गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं वहीं खड़ा था, कांप रहा था, भागने के लिए सबसे पहले भागने के बारे में सोच रहा था। सांप की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए एडवर्ड एक छोटी सी टेबल पर पहुंचा और वहां की दराज से कुछ निकाला। उसने उसे मेरी ओर फेंका और मैंने उसे झटके से पकड़ लिया। जाओ, जेकब, यहाँ से चले जाओ। उसने यह बात कठोरता से नहीं कही, उसने ये शब्द मेरी ओर ऐसे फेंके जैसे वे जीवन रक्षक हों। वो मुझे उस भागने में मदद कर रहा था जिसके लिए मैं तड़प रहा था। मेरे हाथ में जो चीज़ थी वह कार की चाबियों का एक सेट था।